ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में कहें तो राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। बेसिकली वैसे इसका नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, लेकिन आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं इस चैप्टर से, और वे क्वेश्चन बच्चों जो कि हमेशा इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में इस चैप्टर से आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, जो कि मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेसिकली देखो, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, साथ ही इसमें आपके 3 से 4 कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए, जैसे ब्रिक्स, इजराइल, जापान, कोरिया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको हम इस वीडियो में आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है वो अराउंड आपकी 1 घंटे की बनेगी, बट आई एम 110% श्योर कि यदि आपने ये वीडियो कंप्लीटली, आज का जो एपिसोड है, सेशन है, इससे कंप्लीटली देख लिया, तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आपको अपनी किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या है, वीडियो को फोकस होके और एकदम एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें आपको कुछ संगठन है, 2 से 3 संगठन। तो सबसे पहला संगठन, जैसा कि आपने यहाँ पे इमेज देख ही लिया है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा किस संगठन की हम सबसे पहले बात करेंगे। हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का हमारा ये बनेगा कि यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया लिखिए। यानी कि यूरोपीय संघ पहले कोई संघ नहीं था, ये किस तरीके से एक संघ रूप में परिवर्तित हुआ, ये हमें समझाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, यूरोपीय संघ के गठन की जो प्रक्रिया है हमें वो समझानी है। तो आइए समझते हैं। बेसिकली देखो बच्चों, हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि 1938 से 45 के बीच में, जब ये हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकेंड वाला, तो जब ये खत्म हुआ तो इसके बाद में यूरोप के कई ऐसे देश थे जो कि बहुत ज्यादा कमजोर रहे। यूरोपीय महाद्वीप के बहुत से ऐसे देश थे जो ज्यादातर कमजोर होते चले जा रहे थे। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक योजना की शुरुआत की, जिसे कहते हैं मार्शल योजना। ठीक है, तो याद रखेंगे, यूरोपीय संघ की गठन की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम अमेरिका ने उठाया, जिसे कहते हैं मार्शल योजना। अब अमेरिका की इस मार्शल योजना से क्या हुआ भैया कि यूरोप के वे देश जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा क्षति पहुंच चुकी थी उन्हें आर्थिक लेवल पे, तो इसके तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की, जिससे कि जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। इसलिए पश्चिमी यूरोपीय क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद अपनाया गया था। ठीक है ना, अगर यहाँ पे समाजवाद होता तो अमेरिका कभी भी मदद नहीं करता, जैसा कि हमने सोवियत संघ के बारे में देखा था ये चीज। उसके बाद यूरोपीय परिषद का गठन हुआ ठीक 1 साल के बाद में। तो यूरोपीय जो देश थे, पश्चिमी यूरोपीय के देश, इन्होंने आपस में राजनीतिक मदद के लिए एवं आपसी सहयोग के लिए एक परिषद का गठन कर लिया 1949 में, जिसे हम कहते हैं यूरोपीय परिषद। ठीक है, उसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। देखिए, अभी तक जो है पूरी तरीके से यूरोपीय संघ गठित नहीं हुआ है, अभी तक केवल इसके जो पार्ट है ना वो गठित हो रहे हैं, जिसमें से 1948 में क्या गठित हुआ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1949 में यूरोपीय परिषद, भाई किस वजह से, राजनीतिक अन्य मदद की सहायता के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, जो कि जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश थे इनमें आपस में जो आर्थिक स्थिति है उसको बहाल करना, आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से। ठीक है, फिर फाइनली 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, कब हुआ था भैया सोवियत संघ का विघटन? 26 दिसंबर 1991 को। ठीक है, तो जब सोवियत संघ विघटित हो जाता है तब एकदम तेजी से यूरोपीय संघ की स्थापना होने लगते हैं, और फाइनली 1 नवंबर 1993 को पूरी तरीके से ये जो यूरोपीय संघ था वो एक महासंगठन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया की। ओके बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे मैंने आपको समझा दिया है, एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो 4 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब
इसमें ना एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा 2 मार्क्स में कि भाई यूरोपीय संघ का जो झंडा है इसकी क्या विशेषता है ये समझाइए। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे यूरोपीय संघ का जो झंडा है इसमें क्या आप देख सकते हैं, एक सर्कल है, इस सर्कल में बेसिकली कुछ सितारे हैं, सोने के रंग के सितारे। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। बेसिकली आप ये जो स्टार्स यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये स्टार्स यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देश के जो लोग हैं उनमें आपस में विश्वास, मेल मिलाप, एकता को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 12 सितारे क्यों है, क्योंकि 12 की संख्या वहां पे जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें पारंपरिक रूप से पूर्ण मानी जाती है, ये एकता का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए टोटल इस फ्लैग में कितने सितारे हैं, 12 सितारे हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों के लिए एक अच्छा संकेत होता है। ठीक है, एकता का प्रतीक। तो ये चीज थी बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो शुरू कैसे होता है, बिगनिंग होती है मार्शल प्लान के साथ में अमेरिका के द्वारा, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में यहाँ पे गठित होती है, फिर 1959 में इकोनॉमिक कम्युनिटी गठित होती है, देन जब यूएसएसआर जो है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, देन उसके बाद में तेजी आती है एंड फुल्ली फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1993। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के संबंधित चरण में आप ये लिखेंगे। उसके बाद में भाई यूरोपीय जो फ्लैग था कि फीचर्स ऑफ द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में एक सबसे बड़ा और अहम क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन यहां से मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं ये आपसे अलग से 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछे जा सकती हैं, और जो कमियां हैं वो भी अलग से आपसे 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और दोनों मिलाकर भी 6 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की विशेषताएं तथा कमियां लिखिए। क्या विशेषताएं क्या कमियां हैं भाई, आइए समझिए। सबसे पहले यूरोपीय संघ की विशेषताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ एक राजनीतिक, ठीक है, एक राजनीतिक संगठन के रूप में उदित हो रहा है, विकसित हो रहा है, इसके कारण बताइए। तो ये जो राजनीतिक संगठन के रूप में उदित हो रहा है ना, इसमें इसकी विशेषता ही आएंगी। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। चलिए लिखेंगे विशेषता नंबर 1। बेसिकली यूरोपीय संघ जो है इसके पास में अपना खुद का एक झंडा, जैसे किसी एक देश का होता है, तो ये जो संघ है जितने भी देश है इनका अपना खुद का एक झंडा है, एक राष्ट्रगान है और एक स्थापना दिवस है, जो कि कौन सा है बच्चों, 1 नवंबर। ठीक है ना, 1 नवंबर 1993 को स्थापित हुआ था, इसीलिए इनका स्थापना दिवस क्या हो जाएगा, 1 नवंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनके पास खुद का झंडा है, एक खुद का राष्ट्रगान है, जैसे हमारा भारत का जन गण मन। ठीक है, और इनका स्थापना दिवस है, और यूरोपीय संघ के जो देश हैं इनकी अपनी खुद की एक मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, अब ये जब एक संघ है तो सिंपल सी बात है, संघ के रूप में जितने भी देश इसमें शामिल होंगे उनकी एक जैसी विदेश नीति होगी। अगर एक जैसी नहीं होती है तो भैया संघ का मतलब ही नहीं बनता है। संघ तभी बनता है ना जब सारे देश एक जैसे रहेंगे, ठीक है ना, एक जैसी नीति वगैरह अपनाएंगे तभी होता है। तो समान विदेश नीति होती है, साथ ही इन्होंने अपने देशों की सुरक्षा के लिए अच्छी नीति बना रखी है। साथ ही यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं, अगर कोई भी उनके बीच में कोई बहस होती है, मुद्दा होता है, विवाद होता है, तो वो आंतरिक मामले को क्या करते हैं, आपस में बेसिकली मिलजुल कर सुलझा लेते हैं। ठीक है, और एक जैसी मुद्रा के अनुसार ही व्यापार वगैरह किया जाता है। ठीक, तीसरी विशेषता यह है भाई कि इसकी मुद्रा, यानी कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो है। तो यूरो आज के टाइम पे डॉलर के प्रवृत्ति के लिए खतरा बन सकती है। वर्तमान 2022-23 में आप देखोगे तो अभी के टाइम पे यूरो जो है वो बेसिकली अमेरिकी डॉलर के लिए काफी ज्यादा खतरा बनी हुई है, क्योंकि ये उसको बीट कर सकता है बेसिकली। ठीक, चौथा पॉइंट लिखेंगे भाई कि शुरुआती दौर में क्या था कि यूरोप जो था इसका सकल घरेलू उत्पाद, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 12,000 अरब डॉलर था, लेकिन आने वाले कुछ ही 2 से 5 सालों में ये जो घरेलू उत्पाद था वो तकरीबन 15,000 डॉलर के आसपास पहुंच चुका। कितना, 15,000 डॉलर के आसपास। तो यानी कि धीरे धीरे आर्थिक लेवल पे बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा था। ठीक, पांचवी है कि भाई यूरोपीय देशों के द्वारा ना एक कृषि की नीति अपनाई गई जिसे बोलते हैं साझा कृषि की नीति। इससे क्या हुआ भाई, साझा कृषि नीति की वजह से वहां के जो किसान थे वो तेजी से खेती करने लगे। खेती करी, जब खेती की उन्होंने तो फसल अच्छी हुई, खाद्यान्न संपन्न हुआ, एवं
वहां पर जो अकाल की स्थिति, भुखमरी की जो स्थिति थी वो खत्म होने लगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद में यहाँ पे अकाल जैसी स्थिति आ गई थी, तो उसी को खत्म करने के लिए साझा कृषि नीति इन्होंने बाद में अपनाई। उसके बाद में छठा पॉइंट है भाई कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान रहा है, जो कि लगभग 22%। बेसिकली वर्तमान की तो नहीं कहता, लेकिन तकरीबन अभी से कुछ सालों पहले जब ये यूरोपीय संघ बना था और मजबूत हो रहा था, तो इस दौरान यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन में अपना इतना ज्यादा योगदान दिया, जो कि अमेरिका से 3 गुना अधिक है। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर रह चुकी है अपने इतिहास में, उससे भी ज्यादा दिया था। ठीक, सातवां सबसे आखिरी पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन एवं ऐसे कई व्यापारिक या फिर अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनकी नीतियों को यूरोपीय संघ प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में आप इन पॉइंट्स को इजीली लिख देंगे। ओके, चलिए अब इसी क्वेश्चन को जो दूसरा पार्ट था हमारा, यूरोपीय संघ की कमियां लिखिए, ये हमें समझाना। तो यूरोपीय संघ की कमियां 5 से 6 हैं। पहली कमी ये है भाई इनकी कि इनके पास ना अपना खुद का कोई संविधान नहीं है। ठीक है, सबसे पहली कमी क्या है, यूरोपीय संघ के जो देश हैं या फिर यूरोपीय संघ जो है खुद एक संगठन, इसका अपना कोई संविधान नहीं है। ठीक है, के बाद दूसरा कि इनकी जो है अपनी विदेश नीति और जो रक्षा नीति है, कई बार ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के खिलाफ प्रतीत होती है। हालांकि एक जैसी ही है, लेकिन कई बार ये सही नहीं दिखाई देती। इसलिए ये है कि भाई यूरोपीय संघ में ना कई ऐसे देश हैं, यूरोपीय यूनियन में, यूई में ऐसे बहुत से सदस्य देश हैं जो कि यूरोपीय संघ में तो शामिल है ही, साथ ही वो अमेरिकी गठबंधन में भी शामिल, जैसे नाटो वगैरह। ठीक है, चौथा पॉइंट, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करना नाराजगी का कारण बना, क्योंकि देखो कई कंट्रीज जो है वो यूरोपीय संघ की ऐसी मानती हैं कि भाई हमारी मुद्रा अलग होनी चाहिए, तो इसीलिए यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो उसे लागू नहीं करने देते। ठीक, पांचवा पॉइंट कि डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, इन्होंने मासी ट्रस्ट संधि को मानने से मना कर दिया था, जो कि यूरोपीय संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ ही डेनमार्क और स्वीडन ने यूरोपीय जो मुद्रा यूरो थी, इसको भी मानने से मना कर दिया था। ठीक है, और छठा सबसे आखिरी है भैया कि विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित है। यानी कि विदेश और रक्षा मामलों में अगर देखें एक संघ के रूप में, तो इसकी सीमा बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज, आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ चुका होगा यूरोपीय संघ की विशेषताएं, ठीक, और यूरोपीय संघ की कमियां क्या क्या हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होना चाहिए था कि फीचर्स क्या है एंड उसकी डिमेरिट्स क्या है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो फीचर्स क्या है भाई, फीचर्स के संबंध में आप यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट कि फॉलोइंग आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, व्हाट वाज इट, दैट इज फॉलोइंग। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके बच्चों, समझ गए आप सभी। तो इस तरीके से देखिए हमने अभी तक हमारा जो एक संगठन था जिसको हम बोलते हैं ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यूरोपीय संघ के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, एंड तक देख लीजिएगा साथ ही, और अपने दोस्तों के साथ में जो आपके क्लासमेट्स होंगे क्लास 12 के, उसके साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वैसे तो यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन कई बार जवाब नहीं मिल पाता है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, छूट जाए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 12th का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता के जाएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला संगठन है जो कि है आसियान। ठीक है, तो देखिए भाई आसियान के संबंध में ना आपसे 2 मार्क्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन। अब वो एक एक करके मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आसियान के संबंध में पूछा जा सकता है इसका पूर्ण रूप लिखिए और इसकी स्थापना कब हुई। तो आसियान को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि हिंदी में कहें तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोसिएशन, ए से याद रख लो एसोसिएशन, एस से याद रख लो साउथ, ईस्ट से याद रख लो, ईस्ट से ईस्ट रख लो, ए से एशियन और एन से नेशन। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन किया जाता है। ठीक है,
तो आसियान की फुल फॉर्म पता चल गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है। आसियान का मुख्यालय बच्चों इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और हाँ, जब ये स्थापित हुआ था ना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, तब टोटल 5 देशों ने इस पे साइन किए थे, जिसमें पहला था इंडोनेशिया, दूसरा था मलेशिया, तीसरा था फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और पांचवा था थाईलैंड। उसके बाद में जब ये स्थापित हो गया, तब इसमें कई देश और शामिल हो गए। छठा देश ब्रुनेई बना, सातवां देश वियतनाम, आठवां लाओस, नौवां बना म्यांमार और 10वां बना कंबोडिया। ठीक है, ये मैंने बेसिकली देख लिया, ये सीरियल नंबर नहीं है कि कौन कब शामिल हुआ है, ये बेसिकली मैंने मान लिया। बस आपको ये समझना है कि टोटल जो 10 सदस्य हैं वर्तमान में, जब संस्था इसकी स्थापना हुई थी तब टोटल जो है कितने थे? तब टोटल 5 थे। अब एक चीज, चाहे आपका यूरोपीय यूनियन हो, ठीक है, चाहे आपका आसियान हो, ठीक, चाहे ब्रिक्स आ जाए, चाहे दक्षेस आ जाए, यानी कि सार्क आ जाए, हर एक संगठन के कुछ कुछ मेन उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या है, इनको समझिएगा। सबसे पहला उद्देश्य होता है हर एक संगठन का कि जितने भी देश, चाहे यूरोपीय यूनियन, आसियान, ब्रिक्स या दक्षेस पर शामिल है, हर एक संगठन का ये मेन उद्देश्य होता है कि उसके जितने भी देश हैं वो सभी मिलकर अपना जो आर्थिक विकास है इसको तेज करें। ठीक है, आर्थिक विकास की स्थिति को और ज्यादा क्या करें, तेज करें। साथ ही जितने भी देश शामिल हैं, सभी देश अपनी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और तेजी से कर सकें और लोग उसका अन्य संस्कृति को भी शामिल करें और उनको सम्मान दें। ठीक है, साथ ही कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर वैश्विक शांति को बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे कृषि, व्यापार और उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि एकता को बढ़ाना, ठीक है, विश्वास को बढ़ाना, आपस में मिलजुल कर व्यापार को बढ़ाना, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आसियान के संबंध में ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए और उसके बाद में इसके उद्देश्य आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसमें कुछ और आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है भाई आसियान शैली के बारे में। ठीक है, तो आसियान शैली क्या थी भाई, पहला पॉइंट ये समझेंगे। तो आसियान शैली देखिए ध्यान से समझिएगा, आसान तरीके से समझा दूंगा। आसियान शैली बेसिकली आसियान किस तरीके से अपना जो संचालन है वो करता है उसे दर्शाता है। बेसिकली आसियान शैली ये है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आसियान में शामिल सभी जो फैसले हैं देशों के लिए, वो कैसे लिए जाएंगे, सर्वसहमति से लिए जाएंगे। यदि कोई विवाद है तो उसको आपस में ही मिलजुल कर उसका निपटारा कर लिया जाएगा, टकराव नहीं होगा, सहयोग के अनुसार सभी देश विकास करेंगे। ठीक, आगे है आसियान विजन 2020। ये क्या था भाई, तो ये भी आपसे 2 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है। आसियान विजन 2020 बेसिकली आसियान में सम्मिलित टोटल जितने भी ये 10 देश थे, इन 10 देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना। इसलिए आपने देखा होगा लाओस, कंबोडिया वगैरह, यहाँ पे पहले क्या था, तानाशाही थी। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, बेसिकली व्हाटएवर जो भी हो, लोकतंत्र तो नहीं था, तो वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। साथ ही आसियान के देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसे विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था उसके साथ में जोड़ना, साथ ही मिलकर मुक्त व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, ये विजन 2020 था जो कि इन्होंने कंप्लीटली अचीव भी कर लिया। फिर आता है तीसरा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994। बेसिकली आसियान देशों ने क्या किया था कि सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल बनाने के लिए इन्होंने आपस में क्या किया, एक मंच बना लिया, आसियान क्षेत्रीय मंच 1994। अब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों आसियान के झंडे का। तो आसियान के झंडे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो धान की 10-10 वालियां ऊपर नीचे दी गई हैं। तो ये 10-10 वालियां क्या दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया की जो 10 देश हैं उनको दर्शाती हैं। और इनमें आपस में जो धागा दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या दर्शाता है, ये एकता से बेसिकली क्या है बंधे हुए। वैसे धागा नहीं है, बेसिकली जो बालियां हैं वो यही दर्शाती है एक साथ जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही धागे में बंधी हुई है। और ये जो वृत्त है, ये आप जो वृत्त देख रहे हैं, ये आसियान की एकता का प्रतीक। ठीक है, एक तो देशों की आपस में मित्रता एकता और पूरे आसियान संगठन की एकता। ठीक है, तो ये पॉइंट थे भाई, आसियान शैली, विजन 2020, क्षेत्रीय मंच और आसियान का झंडा। चलिए इन्हीं सभी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। आसियान के की पॉइंट्स क्या हैं, तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, फिर यहाँ पे इसके जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं, और फिर जो बाद में कंट्रीज शामिल होती है वो आ जाती है। तो इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस के संबंध में आप ये 3 पॉइंट यहाँ से
देख सकते हो। वैसे 3 तो नहीं है, 8 से 10 ये 4 से 5 है यहाँ पे ऑलरेडी, 5 से 5 तो है ही आराम से, ठीक है ना। आगे अब इसमें कुछ और पॉइंट आ जाते हैं भाई। आसियान शैली यानी कि आसियान स्टाइल क्या था, आसियान विजन 2020 क्या था, आसियान रीजनल जो फॉर्म था, फोरम जो था ये 1994 में स्थापित हुआ था, ये था, ये क्या था, और आसियान का जो फ्लैग था इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आसियान के संबंध में है और भारत के संबंध। क्वेश्चन है बच्चों कि भारत तथा आसियान के संबंधों को लिखिए, यानी कि आपको क्या बताना है, भारत और आसियान, दैट मीन्स इंडिया, ठीक, एंड आसियान, इसके कैसे संबंध है ये हमें समझना है। तो भैया इसके संबंध हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, निम्नलिखित संबंध है, कैसे कैसे। बेसिकली देखिए, सबसे पहला संबंध तो ये हो जाएगा कि भारत ने आसियान के 2 देश, एक है सिंगापुर और दूसरा है थाईलैंड, इन दोनों देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता ऑलरेडी कर रखा है, यानी टैक्स फ्री ट्रेड ये समझौता कर रखा है। साथ ही भारत जो है ये कोशिश कर रहा है कि बाकी के आसियान के जो 8 देश बचते हैं उनके साथ में भी मुक्त व्यापार का समझौता कर लिया जाए। मैं एक चीज बताता हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे जो म्यांमार है ना, म्यांमार से एक गैस पाइपलाइन भारत आनी है, ठीक है, जिसके बीच में जो बांग्लादेश है ये रोड़ा अटक रहा है, ठीक है, रोड़ा यानी कि एक तरीके से ये इसमें दखल अंदाजी करना है। तो ऐसे में अगर म्यांमार से गैस पाइपलाइन भारत आ जाती है तो जिस एलपीजी सीएनजी जो गैसेस हैं जो आपको 100 रुपए लीटर पे मिल रही है ना, वो आपको अराउंड 30 से 35 रुपए मिल जाएगी, यानी कि मात्र 30-35 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 20 से 25 रुपए मिलेगी फिर वो, अगर ये म्यांमार से गैस पाइपलाइन भारत आ गई। लेकिन बांग्लादेश इसमें दखल अंदाजी करता है, वो कहता है कि मैं अपने देश से ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का ये मुद्दा भी आ जाता है, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे विशेषता ये है भाई, मतलब संबंध ये है कि 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की, यानी कि आसियान ने कहा चलो ठीक है आप कोशिश करो, अच्छी बात है, हम एक काम करते हैं आपस में ना एक मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू कर लेते हैं, तो उन्होंने लागू कर लिया। तीसरी विशेषता ये है भाई कि भारत आसियान जो है, भारत जो है वो आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। साथ ही चौथा पॉइंट कि आसियान के भारत के साथ में जो व्यापार था 15-16 में 65 अरब था, वही ठीक अगले साल ही वो कितना बढ़ गया, 5 अरब डॉलर बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ भाई, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हो गई थी, ठीक है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान के साथ में अपने संबंध को और अच्छा करते हुए कहा कि पूरब के लिए कुछ करो का नारा दिया, ठीक है, पूरब के लिए कुछ करो का नारा दिया। साथ ही छठा पॉइंट आ जाएगा, ऐसा अनुमान है, जितने राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित हो रही है ना, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही साल में यह अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अभी के टाइम पे केवल इंडिविजुअल भारत की बात करें तो 5वें या 6वें नंबर पे है। अब सभी बच्चों से क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सभी ये मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक लेवल पे किस नंबर पे आती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं कितने नंबर पे आती है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। समझ में आ गए, दो देशों के साथ में मुक्त व्यापार कोशिश किए रहे थे, 2010 में पूरी तरीके से सफल हुए, मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हो गई। वार्षिक शिखर सम्मेलन 2002 से भारत जो है आयोजित करता आ रहा है, व्यापार बढ़ा, ठीक है, कुछ करो का नारा दिया और अनुमान है कि और तेजी से विकसित हो सकता है। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान। तो इंडिया एंड आसियान के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं, उन पॉइंट को बच्चों आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सभी के सभी पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो कि आसियान के संबंध में ही है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो ज्यादातर बच्चों को जहां तक मुझे लगता है कि पता भी नहीं होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ये है भाई कि आसियान के 3 स्तंभ इसकी रीढ़ की हड्डी है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। आसियान के बेसिकली 3 स्तंभ है। अब वो जो 3 स्तंभ है वो इस आसियान संगठन के रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि ये उसके बिना चल ही नहीं सकता है, तो वो क्या है ये मैं समझा।
बेसिकली देखो हुआ क्या था कि 2003 तक आसियान के हर सदस्य देश में शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप बढ़ावा दिया। ठीक है, साथ ही राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान किया। ठीक है, और इसी को देखते हुए इन्होंने 2003 में क्या किया, आसियान की 3 स्तंभों की स्थापना कर दी। इस वजह से ताकि आसियान के सभी सदस्य देश आपस में शांति, निष्पक्षता, सहयोग बनाए रखें। ठीक है, ज्यादा किसी की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना करें। तो इस संबंध में 3 इन्होंने जो स्तंभ थे वो खड़े कर दिए, जिसमें सबसे पहला था भैया आर्थिक। पहला क्या है, आर्थिक स्तंभ। तो बेसिकली आसियान ने अपने अपने देशों में निवेश करवाने के लिए श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTA बनाने पर ध्यान दिया। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में इसका संबंध यहाँ पे देखा गया। ओके, देन उसके बाद में आगे भी और भी बातें आ जाती हैं। हालांकि आसियान यूरोपीय संघ अमेरिका से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी गति जो है ना, जिस तरीके से ये आसियान विकास कर रहा है ना, ये आने वाले टाइम पे जो भी यूरोपीय संघ वगैरह है इसको भी पीछे भी छोड़ सकता है अगर ये विकास करता रहा। ठीक, चौथा पॉइंट ये है कि आर्थिक सहयोग की नीति को अपनाकर सूचना तकनीक का आदान प्रदान करना, ये सारी चीजें। ठीक है भैया, तो पहला स्तंभ आर्थिक, जिसमें आसियान जो है वो निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर ध्यान दिया। विश्व की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में इसका संबंध है। हालांकि आसियान जो है यूरोपीय अमेरिका के जितना ताकत तो नहीं है, लेकिन विकास इतनी तेजी से कर रहा है कि आने वाले टाइम पे इनको पीछे भी छोड़ सकता है। आर्थिक सहयोग की नीति को बढ़ाया गया और आदान प्रदान को और ज्यादा मजबूत बनाया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आर्थिक संबंध आपको समझ में आ गया। आर्थिक बेसिकली क्या है, ये आर्थिक स्तंभ है। ओके, चलिए अब दूसरा स्तंभ आ जाता है हमारा यहाँ पे सैनिक स्तंभ। ठीक है, दूसरा आ जाता है सैनिक स्तंभ और तीसरा आ जाएगा सांस्कृतिक। सैनिक की बात करते हैं तो बेसिकली आसियान में जितने भी देश शामिल हैं, इन देशों ने अपने मतलब इस संगठन ने जितने भी शामिल देश है उसमें शांति, सहयोग, भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए और विवादों को सुलझाने के लिए इसका उपयोग को बनाया। बेसिकली 2003 में इसको क्यों बनाया गया, इसे इसलिए बनाया गया ताकि सम्मिलित देशों के बीच में शांति बनी रहे, ठीक है, सहयोग बना रहे और एक अच्छी भावना बनी रहे, तथा जो विवाद है वो आसानी से सुलझा जा सके। आगे 1980 के दशक में लाओस, कंबोडिया, इन सभी जगह पर लोकतंत्र की स्थापना आसियान के देशों ने ही मिलकर की और बाद में लाओस और कंबोडिया ये उसमें शामिल भी हो जाते, किसमें, आसियान में शामिल हो जाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो तानाशाह या राजतंत्र वटेवर जो भी शासन था वह उसको खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की, इसीलिए ये आसियान में शामिल हो गए। आसियान के सदस्य देशों के कारण ही 2017 में म्यांमार में सैनिक शासन की समाप्ति हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। किसकी वजह से, आसियान के सदस्य देशों के पास है। अच्छा, एक चीज मैं आपको अब यहाँ पे और बताता हूँ कि देखो आपका जो मैप होगा ना, मैप में क्वेश्चन आसियान से कैसा आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 1980 के दशक में ऐसा कौन सा देश था जिसमें लोकतंत्र की स्थापना आसियान के सदस्य देशों की वजह से हुई थी, तो वो था लाओस और कंबोडिया, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आसियान में शामिल ऐसा कौन सा देश है जहां पर 2017 में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो वो है भैया म्यांमार। आपको इस तरीके से मैप में इंडिकेट भी करना होगा। ठीक है ना, और हाँ, यदि आपको मैप की वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैप जो है, जब ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको मैप करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा। अब बारी आती है सांस्कृतिक की। बेसिकली आसियान में शामिल सभी देशों की संस्कृति को बढ़ावा देना। सभी देश एक दूसरे की संस्कृति का मान सम्मान करेंगे, कभी भी एक दूसरे की संस्कृति को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, कोई गलत नहीं कहेगा, साथ ही सम्मान करेंगे, उसके विकास को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। ठीक, तो ये पॉइंट थे भाई आसियान के 3 स्तंभ। पहला आर्थिक आ जाता है, ठीक है, दूसरा सैनिक आ जाता है और फिर यहाँ पे सांस्कृतिक। अब इन्हीं क्वेश्चन को बच्चों आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि प्रूव दैट द 3 पिलर्स ऑफ आसियान आर इट्स बैकबोन। बिल्कुल राइट। अब पहले तो आप ये भूमिका लिख देंगे। ठीक है, भूमिका लिखने के बाद में पहले आप बताएंगे इकोनॉमिक पिलर। ठीक है, इकोनॉमिक पिलर के बारे में आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे। देन सेकंड इसका जो पिलर है वो आ जाता है मिलिट्री पिलर एंड थर्ड आ जाता है कल्चरल पिलर। तो इन संबंध में मिलिट्री के बारे में 3 पॉइंट और कल्चर के बारे में ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि अभी हमने दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक तो था हमारा यूरोपीय संघ, ठीक है, एक था हमारा यूरोपीय संघ, उसके बाद में दूसरा आ गया हमारा आसियान। तो इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम बात करेंगे बच्चों चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि चीन की आजादी के पश्चात शुरुआती दौर में इसका विकास का रास्ता कैसा था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों वैसे तो, लेकिन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। कि जब शुरुआती दौर में जब चाइना आजाद होता है तब उसने विकास का कैसा रास्ता अपनाया था, ठीक है। अभी तक विकास जो पूरी तरीके से हुआ नहीं, बस रास्ता कैसे अपनाया ये बताना। बेसिकली 1 अक्टूबर 1949, पेन चेंज कर ले पहले भाई, हाँ देखिए 1 अक्टूबर 1949 को जब चीनी क्रांति हुई, तो चीनी क्रांति के बाद में यहाँ पर यानी कि चाइना में साम्यवाद की स्थापना हुई तथा पूंजीवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पूंजीवाद खत्म हो गया चाइना में चीनी क्रांति के बाद में और साम्यवाद स्थापित हो गया। बेसिकली इस साम्यवाद की प्रक्रिया में जब चाइना आजाद होता है तो विकास के लिए इसने क्या किया, खेतों से पूंजी निकालकर उद्योग में लगानी शुरू कर दी। यानी कि चाइना ने कहा कि हमें अपना विकास करना है तो हम जो है वो खेतों में ज्यादा काम नहीं करेंगे बल्कि हमें उद्योगों में ज्यादा काम करना चाहिए, और उसने सभी का सभी पैसा अपना कहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, उद्योगों में। तो इसके बाद एक बहुत ही मजबूत उसकी अर्थव्यवस्था उठ खड़ी हुई जब ये आजाद होता है तब। लेकिन यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था, ये जो इसकी व्यवस्था थी ना, ये ज्यादा चली नहीं। क्यों भाई? क्योंकि चाइना का जो विदेशी व्यापार था ये ज्यादा नहीं था, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय जो थी वो काफी कम थी, ठीक है। और यहाँ पे बेरोजगारी भी एक तरीके से कह सकते थोड़ी बहुत यहाँ पे फैली। नागरिकों को इसने शिक्षित करना शुरू किया, इनकी चाइना जो था उसने अपने नागरिकों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी शुरू कर दी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान किए जाने लगे, और इसकी जो विकास की रफ्तार थी वो तेजी से होने लगी। लेकिन यहाँ पे एक लो फॉल्ट आ गया, वो ये आया कि भैया मानते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% ज्यादा हुआ, लेकिन अब इतनी ही तेजी से वहां पे जनसंख्या भी बढ़ी। मान लेते हैं पहले 10 लोग रहते थे, इन 10 लोगों के लिए 100 रुपए एक महीने के या फिर एक साल के ठीक थे, लेकिन अब आपकी सालान मतलब एक साल की जो सैलरी है, सैलरी कह सकते हो या फिर जो पैसा है वो 1000 हो जाता है और जनसंख्या भी 100 हो जाती है। तो बात तो वही रही, विकास मानते जरूर हुआ लेकिन जनसंख्या ने उस विकास को खत्म कर दिया। यानी कि शुरुआती दौर में कुछ टाइम पीरियड तक इनका विकास तो हुआ लेकिन उस विकास को कम कर दिया किसने, जनसंख्या ने। तो ये चीज थी शुरुआती विकास के दौर के बारे में। ओके, ये क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना व्हाट वाज द पैथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट इन द इनिशियल पीरियड। तो क्या थे भाई इनिशियल पीरियड में इसके जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पे देख सकते। अब इसी का जो दूसरा पार्ट बनेगा वो ये बन जाएगा कि भाई चाइना ने अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा चाइना ने अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया। चलिए भाई देखते हैं कैसे विकास किया। तो लिखेंगे आंसर चीन द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत बड़ा है, 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि अर्थव्यवस्था को इसने चरणबद्ध तरीके से खोला और 1972 में अपना एकांतवास खत्म। बेसिकली आप सभी को पता है कि इसने कैसी नीति अपना रखी थी साम्यवाद की, जिसमें ये इसने एकांतवास अपनाया हुआ था। लेकिन चाइना ने देखा भाई अब इससे बात बनेगी नहीं, तो उसने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए 1972 में एकांतवास खत्म कर दिया और कुछ क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना शुरू किया। दूसरा पॉइंट 1973 में चाओ एन लाई, 1973 में चाइना के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाओ एन लाई। तो चाओ एन लाई ने बेसिकली 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के इनकी उनको और ज्यादा विकास करने के लिए और ज्यादा आधुनिक बनाने पे बल दिया। पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग, तीसरा सेना और चौथा था विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कहा कि काम करते हैं कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसको नाम थोड़ा और ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं, इसमें और ज्यादा विकास करते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने 1978 में खुले द्वार की नीति अपना ली। जी हाँ, 1978 में चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई। अगर आपसे पूछा जाए भारत ने कब अपनाई थी, तो भारत ने 1991 में अपनाई थी बेसिक, ठीक है। कब? 1991 में, या फिर ये कह सकते हो कि भारत ने वैश्वीकरण कब अपनाया, तो 1991 में। तो खुले द्वार की नीति क्या थी भाई? तो तत्कालीन जो नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की तथा विदेशी पूंजी
और प्रौद्योगिकी के निवेश तथा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को और आगे इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने इसको और ज्यादा बढ़ाया तो ये और तेजी से विकसित होने शुरू हो गए। इन्होंने सार्वजनिक कृषि की समाप्ति कर दी। चाइना की जो सरकार थी उसने सार्वजनिक कृषि की समाप्ति कर दी। क्यों भाई? क्योंकि जो सार्वजनिक कृषि थी उसके कुछ दोष थे जो सही से नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए जब कृषि का निजीकरण किया गया तो लोग जो थे वो कृषि में और ज्यादा निवेश करने के लिए, फसल को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसमें पैसा लगाने लगे, जिससे कि खाद्यान्न में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ग्रामीण के जो लोग थे उनको पैसा मिलने लगा, रोजगार भी मिलने लगा इसी। ठीक है। पांचवा, बेसिकली चाइना ने व्यापार के अपने नए नए कानून बनाए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे हम सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सेज वो सेज नहीं है, ठीक है, ये सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका निर्माण किया, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो चीन के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाता है? तो 1972 में एकांतवास खत्म करना, प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखना, 1978 में खुले द्वार की नीति जिससे कि विदेशी पूंजी औद्योगिक का निवेश हुआ, बाजार मौलिक अर्थव्यवस्था बनी, सार्वजनिक कृषि की समाप्ति हुई, निजीकरण को अपनाया, कृषि के निजीकरण को, जिससे कि जो ग्रामीण लोग थे इनकी आय में बढ़ोतरी हुई और खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया और कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की यहाँ पे स्थापना भी कर दी गई। ठीक है। अब यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश में कि हाउ वाज द इकोनॉमी डेवलप्ड बाय चाइना, तो ही इंडेड हिज सेक्युलेशन इन 1972। उसके बाद 1973 में प्राइम मिनिस्टर जो चाउ एन लाई, इन्होंने क्या किया? ओपन डोर पॉलिसी 1978 की आप बात करेंगे, एंड ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर इसकी बात करेंगे। ठीक है, विद द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया है बच्चों हमारा, जो कि है चाइना ने, ठीक है, यानी कि चाइना दैट मींस कि चीन के द्वारा ये जो उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी इसकी विशेषताएं लिखिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि चीन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चीन की विशेषताएं या फिर चीन की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है, या फिर वर्तमान में चाइना की विशेषताएं लिखिए इस तरह। तो आइए आंसर कैसे लिखेंगे? चीन की विशेषताएं, तो बेसिकली चीन द्वारा अपनाई गई जो उदारवादी विशेषताएं ये हमें बता, ठीक है ना, ये पॉइंट है हमारा कि चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, आइए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली विशेषता है इसकी ये कि विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? अमेरिका की आती है, और दूसरे नंबर पे चाइना, और ये बहुत तेजी से विकसित भी हो रही है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट, अगर हम एशिया महाद्वीप के मामले में देखें तो चाइना एकमात्र सबसे बड़ा व्यापारिक देश है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये है कि विश्व में अगर हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो आप देखेंगे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना ही बनाता है, और 80% जितने भी आप देखोगे, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 मोबाइल फोन है ना, तो उसमें से 80 मोबाइल फोन जो है वो चाइना के ही होंगे। केवल मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा मैं, अनदर जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो चाइना के द्वारा ही निर्यात किए जाते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात और सीमेंट उत्पादक देश है। इस्पात यानी कि स्टील टाइप में, सीमेंट यानी कि सीमेंट तो होता ही है, ठीक है ना, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़े इस्पात और सीमेंट उत्पादक देशों में से एक है, जो कि इसे और ज्यादा मजबूत बनाता है। ठीक, पांचवा पॉइंट कि सुरक्षा परिषद में इसे 26 अक्टूबर 1971 को अमेरिका की सहायता से स्थायी सदस्यता मिल जाती है, जिसकी वजह से आज ये सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं 5 देश, उसमें एक देश चाइना भी शामिल हुआ। कब? 26 अक्टूबर 1971 को। ठीक, छठा पॉइंट, विदेशी मुद्रा का इसके पास बहुत ही बड़ा भंडार है। साथ ही पता है चाइना की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये अपने से छोटे जो देश हैं उनको कर्जा देता है और उनसे कहता है अगर कर्जा नहीं चुकाए ना तो मैं तुम्हारा कोई पोर्ट छीन लूंगा। पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह होते हैं वो छीन लूंगा, मैं तुम्हारे किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है, और ये पता क्या करता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, करोड़ों डॉलर में देता है पैसा, और करोड़ों डॉलर किसी छोटे देश के लिए चुका पाना बहुत ही बड़ी बात है, जो कि नहीं चुका पाते हैं। तो चाइना क्या करता है? उसकी जमीन को हथिया लेता है, कहता है पैसा दो जमीन ले जाओ, पैसा दे नहीं पाते जमीन ले लेते हैं। एक तरीके से जो पहले के साहूकारिता था ना, वैसे ही काम यहाँ पे चाइना अभी के टाइम पे करता है। ठीक, सातवां पॉइंट कि दुनिया के बड़े बड़े संगठन जैसे कि अभी हमने देखा था सुरक्षा परिषद, G8, G20, WTO, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए
WTO की सदस्यता चाइना को कब मिली? तो 2001 में मिली। ठीक है, तो ऐसे G8, G20, WTO सुरक्षा परिषद, इसकी सदस्यता, तो ये सभी क्या दर्शाते हैं कि चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंट्री बन चुका है। और 8वां पॉइंट, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चीन जिस तरीके से अपना विकास वर्तमान में कर रहा है, अगर ये विकास की रफ्तार ऐसी ही बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब 2040 में अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर और पैसे में आर्थिक लेवल पे ये बहुत ज्यादा इसको अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा, आगे निकल जाएगा चाइना। ये चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसकी विशेषताएं। ठीक है, ये पहली विशेषता, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए इसके बेसिकली विशेषता। इसके कुछ गलत परिणाम भी निकले, नकारात्मक परिणाम। क्या क्या भाई? कई बार तो ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो छोटी कंपनियां बंद हो जाती है, छोटे उद्योग बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है भाई कि बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, ये देखा गया ज्यादा जब उद्योग लगाए जा रहे तो उसमें महिलाओं को कार्य ज्यादा करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। दूसरा पॉइंट। तीसरा ये कि तकरीबन 10 करोड़ लोग, जब ये बेसिकली उदारवाद की नीति अपनाएगी 1978 या 71 के आसपास में, 2 के आसपास में, ठीक है, तब 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे। ठीक है, चौथी है असमानता, आर्थिक असमानता। बेसिकली विदेशी कंपनियों के आने की वजह से छोटे छोटे उद्योग खत्म होते गए। इसका फायदा मात्र जो व्यापारी एवं धनी वर्ग था उसे हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि समाज में दो वर्गों का उदय हुआ। एक वो वर्ग जो कि डेली का 1 लाख रुपए कमा रहा है, केवल बेनिफिट के बारे में, ठीक है, बेनिफिट ले रहा है 1 लाख का। एक वो वर्ग जिसे एक टाइम का जो खाना है वो भी नहीं मिल पाता है। ऐसे साथ ही जब अधिक से अधिक उद्योग लगाए गए तो इसकी वजह से पर्यावरण भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होने लगा। साथ ही राजनीतिक लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी देखी गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये इसके नकारात्मक परिणाम है जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो चाइना के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ये आ जाती हैं, नकारात्मक परिणाम आपके ये आ जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे कि राइट द फीचर्स ऑफ लिबरल इकोनॉमी अडॉप्टेड बाय चाइना, या फिर ऐसे पूछा सकता है राइट दी या फिर डिस्क्राइब या फिर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ चाइना। तो फीचर्स ऑफ लिबरल इकोनॉमी अडॉप्टेड बाय चाइना वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसी का दूसरा पार्ट आ जाता है कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उस संबंध में आप ये 3 पॉइंट यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तुमने तीनों अपने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। आई होप कि आपको अभी तक का जो हमारा पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिए, शेयर भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। चलिए, अब हम जो बात करेंगे वो रहेंगे हमारे इसमें जो न्यू टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं उस बारे में। ठीक है, तो न्यू टॉपिक में सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स के शुरुआत तथा इसके सम्मेलन लिखिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ब्रिक्स के संबंध में आपसे जो है 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन, ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन और ब्रिक्स का एक 13वां सम्मेलन। 13वां सम्मेलन बेसिकली आपसे 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद में ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, ठीक है, और ब्रिक्स में कमियां क्या है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गए, जो 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 4 में भी आ सकते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, ज्यादा नहीं 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको समझाने में, ज्यादा भी नहीं, 5 से 6 मिनट। देखिए बेसिकली हमें ब्रिक्स की शुरुआत, इसके सम्मेलन बताने, मैंने आपको सीधा क्वेश्चन बता दिया। आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, या फिर शुरुआत कब हुई बेसिकली, और इसके सम्मेलन कब से कब तक हुए। पहले ब्रिक्स जो है आप सभी को पता है ब्रिक था, लेकिन बाद में ये जो है वो ब्रिक्स बन गया। ये किस सम्मेलन में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो शुरुआत करेंगे। बेसिकली ब्रिक्स नाम के इस संगठन की, पहले ये ब्रिक्स नहीं बल्कि ब्रिक था। ब्रिक का मतलब है BRIC, ठीक है ना। ब्रिक्स का यहाँ पे पहले नाम था BRIC। बी यानी कि, मैं कंट्री का नाम लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं। बी यानी कि ब्राजील, आर यानी कि रूस, आई यानी कि इंडिया, दैट मीन्स भारत, सी यानी कि चाइना, दैट मीन्स चीन। ये थे सबसे पहले शुरुआती दौर। ठीक है, 2006 में शुरुआत हो चुकी थी, हटाना ही पड़ेगा। चलिए, इसका सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था भाई 16 जून 2009 को याकतनी रूस में हुआ था। हालांकि देखिए ये बात सही है कि ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से
इसका जो पहला सम्मेलन था वो 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग पे रूस में हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल 4 देश शामिल थे, इसीलिए इसको ब्रिक कहा जाता था। क्या कहते थे? ब्रिक कहते थे। अब ये जो हमारा पहला सम्मेलन है ना ब्रिक्स का, इसमें टोटल 4 देश कौन से थे? पहला ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा भारत और चौथा चाइना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम सम्मेलन में विभिन्न देशों के कौन कौन से नेता शामिल हुए थे। तो पहले नेता थे ब्राजील से लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, ठीक है, रूस के दमित्री मेदवेदेव, भारत के मनमोहन सिंह और चीन के हु जिनताओ। ठीक है ना। अब बारी आएगी दूसरे सम्मेलन की। तो दूसरा सम्मेलन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील में हुआ था और इस सम्मेलन में यह कहा गया कि हम अपने संगठन में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लेंगे। ठीक है, इस दूसरे सम्मेलन में बताया गया था कि हम अपने संगठन में साउथ अफ्रीका को शामिल करेंगे। कब? 24 दिसंबर 2010 को करेंगे। ठीक है, तब दूसरे सम्मेलन में 24 दिसंबर 2010 को जब ये साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है तब ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इस सम्मेलन के बाद में ब्रिक्स बन जाता है। तीसरे सम्मेलन की ज्यादा विशेषता है नहीं, बस याद रखना है कि 14 अप्रैल 2011 को चाइना में हुआ। अब जो आपसे 2004 मार्क्स से पूछा जा सकता है वो है 13वां सम्मेलन। 13वां सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल हुआ था। ठीक है, बेसिकली देखो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं तो भारत के कौन थे उस समय? नरेंद्र मोदी। अब इस सम्मेलन का विषय क्या था भाई? तो विषय ये था कि सभी जो थे, जितने भी देश इसमें शामिल थे, वो चाहते थे निरंतरता, समेकन, आम सहमति के द्वारा बढ़ावा देना, यानी कि निरंतर रूप से आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने देश का विकास करें। इस सम्मेलन में पहली बार काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अपनाने की बात कही गई और ये फुल्ली तरीके से अपनाया गया। इसमें क्या था भाई कि आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है वो उपाय यहाँ पे बताए गए। ठीक, और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि सबसे पहली बार ब्रिक्स के ये सम्मेलन जितने में अभी तक हुए उसमें सबसे पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, यानी कि डिजिटल के माध्यम से हेल्थ की सुरक्षा, हेल्थ की चर्चा की गई कि भाई हम जो है डिजिटल हेल्थ कैसे लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें यह भी कहा गया सभी शामिल देश पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु जितनी भी कुछ बातें उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो भाई ब्रिक्स के बारे में आप ये सारी चीजों को याद रख लेंगे। अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में आएगा कि राइट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स कॉन्फ्रेंसेस। तो स्टार्टिंग होती है वैसे 2006 से, लेकिन पहला सम्मेलन होता है 16 जून 2009 को। 4 कंट्रीज में शामिल होती हैं। सेकंड होता है भाई 15 अप्रैल 2010 को। इसी में जो है वो ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन जाता है क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका जो वो शामिल हो जाता है। ठीक है, थर्ड कॉन्फ्रेंस आप देख लिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आ जाएगी आपकी 13th कॉन्फ्रेंस जो कि 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल हुई थी। ठीक है, प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था, बाकी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ओके बच्चों, अभी ब्रिक्स के बारे में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब ब्रिक्स के बारे में 2 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है भाई कि ब्रिक्स के जो उद्देश्य हैं, ठीक है ना, पेन में चेंज कर लेता हूं। हाँ, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है और ब्रिक्स देशों के सदस्य बीच में विवाद क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य आपका 4 मार्क्स में आ जाएगा, विवाद आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए 4 मार्क्स में भी आ सकता है वैसे तो। देखिए ब्रिक्स के उद्देश्य मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, चाहे आपका ब्रिक्स आ जाए, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि चेंज किया हुआ पेन ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक है दक्षेस, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, दक्षेस, एक आसियान, ठीक, उसके बाद में है यूरोपीय संघ और भी जितने भी संगठन हैं, और फिर फाइनली ये आ जाता है ब्रिक। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य, तो जो पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूं ये एक ब्रह्मास्त्र है हर एक संगठन के उद्देश्य के लिए। ठीक है, सबसे पहली इसकी विशेषता हर एक संगठन की ये रहेगी, सबसे पहली विशेषता कि सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, यानी कि सभी देश आपस में मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। ठीक, साथ ही यहां पर जो है ये बताया जाता है दूसरे में कि जो विकसित और विकासशील देश हैं इनके बीच में मध्यस्थता का कार्य करना। ठीक, उसके साथ तीसरा आप ये लिख देंगे कि आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग करना। बेसिकली देखिए
राजनीतिक सहयोग अलग पॉइंट है, आर्थिक सहयोग अलग पॉइंट है, सुरक्षा सहयोग अलग पॉइंट है। तो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही ये चौथा पॉइंट कि यह देशों की घरेलू और साझा चुनौतियों को आपसी सलाह के द्वारा सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने व्हाइट पेन से भी लिखे हैं ना, जिसको अंडरलाइन कर रखा है मैंने व्हाइट पेन से 4 पॉइंट को, ये सभी के सभी में आप लिख देंगे। ठीक, अब ब्रिक्स के थोड़े अलग हैं एक दो, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं को बढ़ावा देने का ब्रिक्स का उद्देश्य है। साथ ही जो विकासशील देश हैं इनके लिए एक विशेष व्यापारिक ब्लॉक बनाना, ये भी आ जाता है। और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना, ये बात भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो याद रख लेंगे, अर्थव्यवस्था को उभारना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की जगह अन्य मुद्रा को बढ़ावा देना, विकासशील देशों के लिए एक विशेष ब्लॉक बनाना, विकसित और विकासशील देशों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करना, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, आपस में राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा सहयोग करना, यह देशों के घरेलू और साझा जो नीतियां उनको आपस में सुलझा लिया करना, ये चीज है। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ब्रिक्स के बारे में। अब बारी आती है इसके उद्देश्य बेसिकली विवाद की। तो देखते हैं भाई विवाद क्या था। तो सबसे पहले विवाद ये था कि नए सदस्यों को कब और कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, हमेशा से ब्रिक्स में ये विवाद बना रहता है कि भाई हमें ना नए सदस्यों को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, और अगर जोड़ना भी है तो हमें कब जोड़ना चाहिए और फिर कैसे जोड़ना चाहिए, ये बात आ जाती है। दूसरा ये है भाई कि लोकतंत्र तथा साम्यवाद, यानी कि लोकतंत्र हो गया और साम्यवाद यानी कि चाइना, इसके बीच में लेके विवाद है। तीसरा ये है चाइना और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बाकी के सदस्य जो देश हैं, सदस्य देश, वो इससे बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। चौथा, ब्राजील के द्वारा चाइना की जो मुद्रा है युआन, इसको लेके समस्या है। और आप सभी को तो पता ही है भारत और चीन और भारत पाकिस्तान का जो सीमा विवाद है इसको लेके। ठीक है, तो ये विवाद भी आ जाते हैं। भारत चाइना तो है ही, खैर मैन बाकी पॉइंट आप देख ही सकते। तो ये है यूरोपीय संघ के उद्देश्य, और ये यूरोपीय संघ में बता रहा हूँ। दरअसल ये ब्रिक्स की मैं यहाँ पे बात करना था। ठीक है, ब्रिक्स के उद्देश्य और ब्रिक्स के विवाद। आगे इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है, इस संबंध में आप इन पॉइंट्स को बच्चों इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको लिखना है कि क्या क्या डिस्प्यूट है बिटवीन ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज। तो डिस्प्यूट के संबंध में आप इन पॉइंट्स को यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि नया टॉपिक है बच्चों, इजराइल का। ठीक है, तो इजराइल के संबंध में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाए। पहला क्वेश्चन बनेगा इजराइल की सैनिक विशेषताएं, ठीक है, जो कि आपका 4 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर सैनिक हटा दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इजराइल की विशेषताएं। ठीक, और दूसरा पूछा जाएगा कि इजराइल के भारत के साथ में संबंध कहते हैं, यानी कि भारत और इजराइल संबंध 6 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। 10 मिनट और लगेगा हमारा आज का ये वीडियो एंड हो जाएगा। चलिए समझते हैं सैनिक विशेषताएं। तो मैं एक चीज आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो इजराइल है इसकी वर्तमान की अगर आप जनसंख्या देखोगे तो अराउंड जो है वो 92 से 95 लाख के बीच में आपको मिलेगी। टोटल जनसंख्या इजराइल की कितनी, 92 से 95 लाख के बीच में। ठीक है, अब इसमें से आप देखो कि आधे से थोड़ी सी कम जनसंख्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं पहली विशेषता ये है कि इजराइल की जो सेना है इसमें लगभग 35 लाख लोग शामिल हैं। केवल सैनिक ही है 35 लाख लोग। क्यों भाई, क्योंकि इजराइल जो है ना, इससे हमेशा अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उनसे खतरा बना रहता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो इजराइल है उसकी जनसंख्या का तकरीबन 40% जो लोग हैं, 35 से 40% वो सेना के लिए काम करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, सैनिक खुफिया एजेंसी, उसका नाम है मोसाद। क्या नाम है भैया, मोसाद। तीसरी, देखो इजराइल की सैनिक विशेषताओं में सबसे बड़ी ये है कि इजराइल जो है ये अपने स्कूली विद्यार्थियों को आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जैसे चाइना में क्या होता है कि तकरीबन जितनी भी क्लासेस लगती है उसमें से एक पीरियड ऐसा होता है, 1 से 2 पीरियड, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री के बारे में ही उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जो इजराइल है, यहाँ पे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उनको आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक, चौथा पॉइंट, साथ ही जितने भी ये 92 या फिर 95 लाख जितने भी इजराइल के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को सेना में सेवा करना अनिवार्य है,
चाहे लड़के हो या लड़की हो। अगर लड़के हो तो 3 साल के लिए आपको सेना में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, देश की सेवा करनी होगी। वहीं लड़कियां जो है इनके लिए 2 वर्ष ये जो है नियम लागू किया गया है। ठीक। 5वीं विशेषता, वर्तमान तक इजराइल ने टोटल 8 लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं, जिसमें से 4 से 5 कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ये जीता ही है। वर्तमान में अगर हम देखें तो वायुसेना के मामले में 6ठे नंबर पर इजराइल आता है और 4थे नंबर पर भारत की वायुसेना आती है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया भारत की वायुसेना कितने नंबर की है, 4थे नंबर की, वहीं इजराइल की 6ठे नंबर की। ठीक है, ये इसका 6ठा पॉइंट हो गया। उसके बाद में आता है 7वां पॉइंट। बेसिकली इजराइल अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा बजट पर खर्च करता है, जो कि ये दर्शाता है कि इसको खतरा तो है ही, साथ ही ये अपनी सेना को लेके, अपने देश की सुरक्षा को लेके कितना ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है ना, तो ये इजराइल की विशेषताएं होंगी। अब इसमें कुछ बातें और ऐड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये 8वां पॉइंट हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। बेसिकली आज के टाइम पे मैं जिस पीसी से ये वीडियो बना रहा हूँ या फिर अन्य जितने भी घरेलू कंप्यूटर होते हैं, इनका उपयोग सबसे पहले इजराइल ने ही शुरू किया। साथ ही अभी के टाइम पे आप जो है बहुत सारी फोन कंपनीज को देख सकते हैं, जैसे कि पहला जो मोटोरोला कंपनी का फोन हो गया, ये भी इजराइल ने ही लॉन्च किया था। साथ ही वॉइस मेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में ही विकसित की गई थी। ठीक है। 9वां पॉइंट कि व्यापार के मामले में अगर हम देखें तो इजराइल जो है वो 3रे नंबर पे आता है और वायुसेना के मामले में 6ठे नंबर पे आता है। 10वां पॉइंट कि इजराइल जो है जितना इसे खाना चाहिए उसका तकरीबन 90% जो है वो खुद ही उत्पादन कर लेता है और 7% जो है वो बाहर से उसे मंगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये क्या करता है, अन्य जितने भी लोग होते हैं वो सेना में कार्य करते हैं। ठीक। 11वां, हीरे के मामले में देखें तो हीरे का सबसे बड़ा थोक व्यापारिक केंद्र है, इसीलिए इसकी जीडीपी भी बहुत ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग, पॉलिशिंग और व्यापार किया जाता है। ये देखें वर्तमान में कि 21वीं शताब्दी में विज्ञान क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, रक्षा, नई नई विचार, नवाचार, बुद्धि के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण ये देश अभी भी बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको इजराइल की ये तो है सैनिक विशेषताएं। ठीक, अब इसी में सैनिक विशेषताओं के अलावा कुछ अन्य विशेषताएं यहाँ पे आ जाती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को आगे देखेंगे इंग्लिश में। तो इस तरीके से राइट दी मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इजराइल। तो पहले तो आप देख लीजिए मिलिट्री क्या, मिलिट्री फीचर्स या फिर मिलिट्री जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं, पहले मिलिट्री के बारे में पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये लिख लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनदर पॉइंट है। ठीक है, मिलिट्री के अलावा जो पॉइंट है इजराइल की कैरेक्टरिस्टिक के संबंध में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सबसे आखिरी और सबसे अहम क्वेश्चन है कि इजराइल और भारत के संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 मार्क्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं इजराइल और भारत के संबंध 6 मार्क्स में। चलिए देखिए, भारत और इजराइल के संबंध निम्नलिखित आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं संबंधों के बारे में। पहला पॉइंट हमारा ये बताता है कि 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की। देखो होता है ना, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया या फिर कई देशों का अपना मानना होता है कि ये देश है भी या नहीं है, वो अपना मत देते हैं। तो इस आधार पे 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को आधिकारिक तौर पे एक देश होने की मान्यता दी। ठीक। दूसरा, इजराइल में भारतीय राजदूत जिनका नाम है, देखो हमारे जो भारतीय राजदूत हैं जिनका नाम है संजीव कुमार सिंगला जी, ये कहाँ पे है, इजराइल में। ठीक इसी तरीके से भारत में इजराइल के राजदूत है जिनका नाम है रोन माल्का। ये क्यों होते भाई, ताकि आपस में कोऑर्डिनेट्स ये एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर को भेजते रहे बीसी। ठीक। उसके बाद जब भारत और चाइना का युद्ध होता है 1961 का, वैसे 62 लिखा हुआ है लेकिन 61 होना चाहिए, 1961 के भारत चाइना युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान 1999 का जो कारगिल युद्ध होता है, इस दौरान हमेशा से भारत की मदद की थी हथियारों के द्वारा। किसने, इजराइल ने, एवं अन्य सैनिक साधनों के द्वारा भी मदद की थी। इसमें आप जो यूएसएसआर था, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके वेल, अगला पॉइंट कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो उस समय के अनुसार इजराइल के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था एरियल शेरोन, तो एरियल शेरोन तत्कालीन राष्ट्रपति इजराइल के, इन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी। यानी कि ये पहला ऐसा समय था जब कोई इजरायली राष्ट्रपति
भारत में यात्रा करने, भारत को देखने, भारत को समझने जानने के लिए आया था। ठीक है, ये वैसे एक ही रहना चाहिए। उसके बाद 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, यानी कि राजनीतिक तौर पे आपस में दोनों ने मिलना जुलना बातचीत करना शुरू कर दिया राजनीतिक मामलों में। इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध शुरू करने की मंजूरी दी थी। साथ ही पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पे गए जुलाई 2017, और पहली बार भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इजराइल जो राज दौरा था वो 2015 में हुआ, और इसी तरीके से इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू की भारत यात्रा 2018 में होती है। तो बेसिकली यात्रा वगैरह, मान्यता देना और राजदूत, यही कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको इस संबंध में लिखना है। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है। चलिए अब देखते हैं इनको इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो काफी अच्छे संबंध है। इस संबंध में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9 आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके बट्टो यानी कि बच्चों, बेसिकली दोस्तों, स्टूडेंट्स, छात्र, 2, 4, 6, 8, हाँ 8 हो गए बेसिकली। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पेन चेंज कर ले भाई पहले। हाँ, चैप्टर नंबर 4, सत्ता के नए केंद्र, या फिर इसको कह सकते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके वे क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, जिसमें पहले हमने देखा था यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया 4 मार्क्स में। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया में हमने देखा था यूरोपीय संघ के झंडे की क्या क्या विशेषताएं थी। अब इस झंडे की विशेषता जब हम देख ही रहे थे, उसी दौरान हमने इंग्लिश में देखा था कि राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, एंड इसी तरीके से यूरोपियन फ्लैग की क्या क्या फीचर्स है। देन फिर हमने देखा कि भाई यूरोपीय संघ की जो विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, वो हमने देख ली भाई अच्छे तरीके से। फिर इसमें कुछ कमियां थी, वो भी हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे हो जाती है एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। गाइस देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड यदि आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कमेंट में अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा मुझे कि यस सर, आपने जो समझाया वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख ही सकती है, यहाँ पे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप क्लास 12 का, जिसके 12th क्लास, इसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी बच्चों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।